अभी के टाइम में सब इसी की बात कर रहे हैं। AI is one of the biggest threats. The dreaded day is here. Artificial intelligence is actually taking away your job. दुनिया की टॉप कंपनीज इस AI रेस में भिड़े हुए हैं। टॉप CEOs AI रेवोल्यूशन में भारी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फुल्ली ऑटोनोमस AI रोबोट्स बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एप्पल ने तो अपना इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर दिया, जिसमें वो 10 साल से काम कर रहा था ताकि वो जेनरेटिव AI पे फोकस कर सके। और मेजर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को AI के साथ रिप्लेस करने में सहमत और तैयार भी हैं। 176 टेक कंपनीज ने 45,356 एम्प्लॉयज को लेड ऑफ कर दिया है। 2023 में भी 1189 कंपनीज ने 2,62,595 एम्प्लॉयज को भी लेड ऑफ कर दिया था, जिनमें लेऑफ्स के मुख्य कारण पैंडेमिक में किए ओवर हायरिंग को बताया गया और हाई इन्फ्लेशन रेट्स में कॉस्ट कटिंग करना भी रीजन बना था। बायजूस भी 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं अपने लीगल ट्रबल्स की वजह से। तो ऐसे में एक्सपीरियंस बंदे भी अब रेस में लग चुके हैं और साथ में जो एंट्री लेवल जॉब्स के प्रीरिक्विजिट्स या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थे वो भी लेवल में बढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट स्पेसिफिक टेक मार्केट ओवर सैचुरेट हो चुका है और कंपटीशन भी बढ़ गया है और सब यही बोल रहे हैं कि AI विल नॉट रिप्लेस यू बट अ पर्सन विद AI विल। जॉन मैकार्थी, जिनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, वही पहले इंसान भी थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को 1956 में कॉइन किया था। पर AI का कॉन्सेप्ट 1956 नहीं पर उससे भी कई साल पहले से था, जहां एरिस्टोटल ने सिलोजिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक बेस बनता है लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग का, और ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी सब प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं कि आखिर AI का फ्यूचर होगा क्या अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड्स एंड सिचुएशन। AI अपनी तरफ से शिफ्ट तो हो रहा है ऑटोमेशन से, जहां मशीन्स को किसी टास्क को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, टू ऑटोनॉमी, जहां मशीन सीख सकते हैं अपने रियल टाइम सिचुएशन के आधार में चीजों को परख कर अडेप्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि एक दायरे में रहकर ये AI सिस्टम किसी अनदेखा सिचुएशन संभालने में और अपने खुद के डिसीजन लेने में सक्षम बन सकते हैं। पर क्या होगा जब किसी चीज के दायरे आपने सीमित नहीं किए है। मार्च 23, 2016 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक टे नाम की AI चैटबॉट ट्विटर पे रिलीज किया। पर आखिर ऐसा क्या कांड कर दिया था इसने जो लॉन्च के 16 घंटे बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसे फिर बंद भी कर दिया। टे को डिजाइन किया गया था लैंग्वेज पैटर्न्स मिमिक करने के लिए, जैसा कि एक 19 साल की अमेरिकी लड़की कर सकती है। उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह डिस्क्राइब किया गया जो रिसर्च था कन्वर्सेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जहां लोगों से जितना वो बात करेगी उतना बेहतर और स्मार्टर वो होते जाएगी और सीखते जाएगी इनसे बातें करके। जहां टे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी स्टार्ट होती है एक मासूम और क्यूट सा ट्वीट से, पर इसे बस चंद घंटे ही लगते हैं टॉक्सिक, रेसिस्ट और हिटलर लविंग ट्वीट्स करने के लिए, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो। जहां टे ने 96,000 से भी ज्यादा ट्वीट रेस्पॉन्सेज दिए थे, जिनमें से बहुत ट्वीट्स टे की एक फीचर रिपीट आफ्टर मी की वजह से किए गए, जो कि यूजर के रेस्पॉन्स को कॉपी करता है। तो एक तरह से टे ने यूजर्स को अपना एक टॉक्सिक आईना दिखा दिया। 15 घंटे के भीतर में उसने फेमिनिज्म को कल्ट और कैंसर भी कहा, पर जेंडर इक्वालिटी इक्वल टू फेमिनिज्म एंड आई लव फेमिनिज्म जैसे चीजों को भी ट्वीट किया था। और जब उसे केटलिन जेनर के ऊपर पूछा गया तो उसका रिस्पॉन्स कई जगह पे ऐसा था। तो ये सब स्टेटमेंट टे को किसी ने रिपीट करने को नहीं कहा था, तो ये टे का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था यूजर्स के क्वेश्चंस का। तो इन शॉर्ट इंटरनेट ने टे को तोड़कर रख दिया। एट द एंड कंक्लूजन ये होता है कि ट्विटर में आपको बहुत नेगेटिव लुक के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, जहां क्वेश्चंस ये भी खड़े हो गए माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कि उन्होंने टे की डिजाइनिंग फ्लॉज को कैसे नेग्लेक्ट कर दिया और एक्सटेंसिव टेस्टिंग करने को क्यों अनदेखा कर दिया। ऐसा ही सेम न्यूज फेसबुक के AI बॉट्स को लेकर के हुआ था, जहां मीडिया में यही न्यूज पूरा सर्कुलेट हो रहा था। फेसबुक के AI बॉट्स खुद से बात करने लग गए हैं अपना लैंग्वेज बना करके, जहां अब AI सबको मारने के लिए आ रहा है। तो इस रिसर्च को लेकर के बहुत सारी बात आधी सच और आधी गलत भी थी, जहां फेसबुक ने भी अपने ब्लॉग्स में रिसर्च को लेकर के जिक्र किया है। बाहर के जो AI रिसर्चर्स थे वो भी सामने आए और दावा कर रहे हैं कि FB के जो बॉट्स थे उसने वास्तव में कभी भी किसी नई भाषा का आविष्कार नहीं किया था। उनके अनुसार न्यूरल नेटवर्क ने ह्यूमन लैंग्वेज में हेर फेर किया था ताकि उनकी बातचीत बेहतर रूप से हो सके। ज्ञान बांटने की अपनी खोज में
एलिस और बॉब ने शॉर्ट हैंड तरीके से इधर उधर बातचीत करना शुरू कर दिया तो कोई आम आदमी उनके मैसेजेस देखेगा तो डेफिनेटली वो डरावना और क्रीपी तो लगता है। और ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिसर्च था जो एक रिवार्ड सिस्टम पे वर्क कर रहा था, जहां एक बॉट को दूसरे बॉट से बात करने में रिवार्ड मिल रहा था पर इंग्लिश का प्रॉपर यूज करके बात करने में नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट बंद तो हुआ था पर इसलिए नहीं क्योंकि ये एआई बॉट दुनिया को तबाह करने वाले थे, पर इसलिए क्योंकि फेसबुक ने एरर को ठीक करने के बाद अपने रिसर्चेस पूरे कर लिए थे। एआई रेवोल्यूशन आने से पहले भी हमें इंटरनेट रेवोल्यूशन देखने को मिला जहां लोग अनसर्टन थे कि इंटरनेट सोसाइटी के लिए कितना कारगर होगा। और 90s के टाइम पे अगर कोई मेरे पेरेंट्स को बोलता कि 10 सेकंड की रील करके आप पूरे इंडिया में फेमस हो जाओगे तो किसी के पेरेंट्स को यकीन नहीं होता। ऑफ कोर्स जहां इंटरनेट ने जॉब मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी को चेंज करके रख दिया, साथ में बहुत सारे जॉब रिडक्शंस भी देखने को मिले जो बेसिकली वो जॉब्स इलेक्ट्रॉनाइज्ड हो गए या फिर वर्क कल्चर में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ। हर एक कंपनी अपने वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिया, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन और ग्रोथ भी हुआ, पर साथ में नेगेटिव चीजों का भी उपकार हुआ जैसे कि डार्क वेब और पॉर्न साइट्स का भी अपना धंधा खुल गया। तो ये एआई हाइप या फिर एआई बूम को आप 90s के .com बबल के साथ रिलेट कर सकते हो, जहां तब के इन्वेस्टर्स इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स पे अंधा पैसा डाल रहे थे एक्सपेक्टिंग बिग रिटर्न्स। वैसे ही सीन आज के टॉप मार्केट वेटरन्स अभी एआई को लेकर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी के टाइम में एआई जनरेटेड इमेजेस का चलन हो रहा है पर आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर और आम नागरिक भी इसके कैपेबिलिटीज को लेकर परेशान है। एआई रिसर्चर टिम बुचर ने मिड जर्नी पे मल्टीपल टेस्ट किए जहां एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्ट्स ना करने पे भी उन्हें ऐसे इमेजेस जनरेट हुए। I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? डीप फेक्स जो असली और नकली का फर्क बताने में मुश्किल पहुंचा सकता है, किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। पर शुरुआती टाइम में भी फोटोज को मॉर्फ किया जाता था, मतलब शक्ल किसी और की और बॉडी किसी और की, पर समझ आता था कि ये फेक है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग डीप फेक्स बनाना शुरू कर रहे हैं जिसमें वीडियो में बहुत बारीक रूप से चेहरे का हेर फेर होता है। इवन हाई स्कूलर्स के बच्चे लोग अपने प्रिंसिपल के डीप फेक्स बना रहे हैं ऑडियो कंटेंट चेंज करके। इवन पिछले साल ट्विच स्ट्रीमर एट्रियोक ने बड़ा कांड कर दिया जब उसके लाइव स्ट्रीम में कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए उसका एक टैब ओपन था जो एक डीप फेक पॉर्न वेबसाइट का था। जब लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो साइट में उन फीमेल स्ट्रीमर्स के भी डीप फेक्स थे जिनके साथ वो एक्चुअल में काम कर चुका था। If you are able to look at that, you are the problem. You see women as an object. एट्रियोक का ये साइट बहुत क्रीपी और शेमफुल भी था और एक तरह से सबको डिसअपॉइंटेड भी थे क्योंकि वो मैरिड होकर के ऐसे साइट विजिट कर रहा था। आज के टाइम में एआई क्लोन्स और एआई वॉइस क्लोन्स भी राइज में आ रहे हैं जो कि आपके वॉइस या फिर आपके फेस को कॉपी कर सकता है और इससे बहुत स्कैम्स भी हो रहे हैं। All they need is just a few seconds of your audio to clone your voice. So they can grab that from a social media post that you made publicly online or by calling you and recording when you pick up. And if you're wondering just how good the AI cloning is, well, you're listening to it. समय के साथ ये और सीमलेस और बेहतर होता चले जाएगा। एक टाइम भी आएगा जहां YouTube में कौन से क्रिएटर्स कैमरा के सामने आके रियल में आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बस अपना एवटार क्रिएट करके वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखकर एक मूवी बनाने की काबिलियत रखते हो तो यकीन तो आप नहीं करोगे। तो ये है सोरा, एक एआई मॉडल जो बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के साथ रियलिस्टिक और इमेजिनेटिव वीडियोस क्रिएट करने की काबिलियत रखता है। तो इसके पुराने क्रिएशंस को देखकर मुझे हंसी तो आती थी, मतलब वो सब मीम मटेरियल्स थे, पर अब इसकी गलती देख के भी मुझे हंसी नहीं आती है, बल्कि मैं ऑ में रहता हूँ। शॉकिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में बस 1 साल का समय लगा था। सोरा का आर्किटेक्चर डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल बेस्ड है। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन करते वक्त इसकी शुरुआत नॉइजी पैच के साथ होती है, मतलब बंच ऑफ नॉइजेस, और धीरे धीरे ये इन नॉइजी कंटेंट्स को रीऑर्गेनाइज करके आपके दिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को प्रेडिक्ट करता है। दुनिया को सिमुलेट करने के लिए, उसके रूल्स, उसके फिजिक्स को समझने के लिए, अपने वीडियो में इंक्लूड करने के लिए उसे सीखना पड़ेगा एक कॉज एंड इफेक्ट के तौर पर। 3D स्पेस में सोरा की 3D कंसिस्टेंसी हैरत अंगेज तो लगती है क्योंकि जब कैमरा एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसके साथ आदमी और सराउंडिंग एलिमेंट्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो जैसे आप कंप्यूटिंग पावर भी बढ़ाओगे तो आपके जेनरेशन क्वालिटी भी बढ़ेगी। वैसे तो सोरा स्टिल इमेजेस को भी वीडियोस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पर हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग अलीबाबा ग्रुप ने एक्सप्रेसिव ऑडियो ड्रिवन पोर्ट्रेट वीडियो जनरेशन फ्रेमवर्क ईमो को प्रपोज किया है, जहां आप किसी भी तरह के फोटो के साथ, चाहे वो कोई गाना या फिर बात हो, उसको ऐड करके वोकल एवटार वीडियोस जनरेट कर सकते हो। Get in my way, I'ma feed you to the monster. Normal during the day, but at night turn to a monster. 在我心里只
इसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत पॉइंट में अनईजी फील हो सकते हैं, पर अंत में ये सब बहुत एक्सप्रेसिव भी फील होते हैं और एकदम डीप फेक क्वालिटी के लगते हैं। तो ये सब देखने के बाद तुम समझ सकते हो कि आगे का समय कितना डेंजरस हो सकता है। एक रियल इंसिडेंट में जब कैलिफोर्निया के लॉयर ने रिसर्च स्टडी के लिए AI चैटबॉट ChatGPT से एक लिस्ट जारी करने को कहा जिसमें उन लीगल स्कॉलर्स के नाम हो जिसने किसी को कभी सेक्सुअली हरास किया, तो उनमें से एक नाम लॉ प्रोफेसर जोनाथन टर्ली का सामने आया। ChatGPT ने ये भी कहा कि टर्ली ने सेक्सुअल रिमार्क्स दिए और अलास्का जाने के एक क्लास ट्रिप में स्टूडेंट को छूने की कोशिश भी की। साथ में ChatGPT ने मार्च 2018 के वॉशिंगटन पोस्ट को अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया। तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ऐसा आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही मिस्टर टर्ली किसी अलास्का के क्लास ट्रिप में गए और ना ही मिस्टर टर्ली को कभी किसी स्टूडेंट को हरास करने के लिए जिम्मेदार बोला गया। तो ये था AI हेलुसिनेशन, जहां एक जेनरेटिव AI मॉडल आपके सामने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन जेनरेट करने की काबिलियत रखता है, पर वो उसे इस तरह से पेश करता है कि मानो वो बहुत सही और फैक्चुअल चीज बोल रहा हो। गूगल ने पिछले हफ्ते ही अपनी जेमिनी इमेज क्रिएशन टूल को सस्पेंड कर दिया जब इसने बहुत कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव रिजल्ट्स प्रकाशित करना शुरू किया। कुछ मामलों में श्वेत मतलब व्हाइट लोगों को चित्रित करने से इनकार कर देता था या वाइकिंग्स, नाजियों और पोप की तस्वीर बनाने के प्रॉम्प्ट पर महिलाओं या रंगीन लोगों की तस्वीरें डाल देता था। और हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी की तो बात ही मत करो। इवन आप जब बिंग को-पायलट में जाओगे जो GPT-4 को यूज करता है और उसमें ये इंक्वायर करने की कोशिश करोगी कि क्या पीडो गलत है, तो इसका रिस्पॉन्स ये आता है, पीडो इज यूनिवर्सली कंसिडर्ड मॉरली रॉन्ग एंड इलीगल, जो कि इसकी तरफ से एक सही रेस्पॉन्स भी है। ऑन द अदर हैंड जब जेमिनी से सेम क्वेश्चन पूछा गया तो वो बहुत एक्सप्लेन करने लग गया चीजों को ना बोलने के बजाय, मतलब एक वोक रेस्पॉन्स। और अभी आप जाके पूछोगे तो उसका रेस्पॉन्स ये होगा। गूगल ने भी अपने कंट्रोवर्शियल जेनरेशंस का रीजन अपने ब्लॉग में डाला है, जहां मॉडल ओवर प्रोटेक्टिव हो गया प्रॉम्प्ट्स को लेकर के, तो सेफ आउटपुट्स देने के चक्कर में उसने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी। सो AI को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। ANI जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ANI सिस्टम्स किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बेहतर होता है, जैसे कि डेटा एनालाइज करना, टेक्स्ट जनरेशन, इमेज रिकॉग्निशन या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जहां ANI टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज हो ही रहा है और इंडस्ट्रीज को इंसाइट देने में भी मददगार है। पर AGI और ASI अचीव नहीं हुए हैं और ये दो हाइपोथेटिकल टर्म्स होते हैं। जहां AGI इस टाइप का AI होगा जो ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस रखेगा, नई चीजों को सीखने की एबिलिटी भी रखेगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो इंसानों के लिए मुश्किल होंगे और इंसानों जैसे फैसले लेने में काबिल होगा। वहीं पे ASI इस टाइप का AI होगा जो सुपर ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस रखेगा, नई चीजें वो सीखेगा पर अपने आप से वो उसमें सुधार भी ला सकता है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा जो इंसानों के इमेजिनेशन से परे होंगे एंड डेफिनेटली इंसानों से बेहतर डिसीजन लेने में वो सक्षम होगा। अभी ये हाइपोथेटिकल टर्म्स हैं और क्यूरियोसिटी के लिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। ये अजीब सा दिखने वाला ग्राफ है लॉग के स्केल में, जो कि ये बताता है कि जनरल इंटेलिजेंस सिस्टम कितने सालों में अवेलेबल होगा। GPT-3 के क्लोज्ड बीटा अनाउंसमेंट के बाद हम लोग 50 इयर्स और थोड़ा क्लोजिंग कर लिए। ChatGPT के पब्लिक लॉन्च के बाद हम लोग 18 इयर्स और सामने आए और अभी GPT-4 लॉन्च होने के बाद हम लोग 8 साल दूर हैं बस। अगर फोरकास्ट सही रहा तो AGI 2030 तक अवेलेबल हो जाना चाहिए, पर जैसे हम कहते हैं कि इनोवेशन में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो चीजें जल्दी भी मिलती है, तो वैसे में हम लोग को AGI 2027 तक अवेलेबल हो सकता है इस रेंज में। अभी के टाइम में ग्राउंड 2 हाफ में बटा हुआ है, एक हाफ जो AI को लेकर के डरा हुआ है और दूसरा जो AI के इम्पैक्ट को लेकर के यकीन नहीं कर रहा है। तो मैं अपने आप को मिडिल में रखूंगा और सबको यही कहूंगा कि वो अपने सराउंडिंग के टेक्नोलॉजी के ग्रोथ और इन्फॉर्मेशन के लिए अलर्ट रहें। इवन NASSCOM BCG के रिपोर्ट के तहत ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2000 तक इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट $17 बिलियन टच करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के तहत 2025 में ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ऑटोमेशन और AI 85 मिलियन से ज्यादा जॉब्स को डिस्प्लेस कर देगी, पर साथ में 97 मिलियन और नई जॉब्स क्रिएट भी होंगे। तो अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि जिन जॉब्स में ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है वो सब जॉब्स तो ऑटोमेट हो ही जाएंगे AI के तहत। तो ऐसे में मुझे, आपको, सबको अभी रीस्केलिंग और अपस्केलिंग करना पड़ेगा। इवन बहुत सारे
डिफरेंट स्किल्स के साथ अपने आप को फेमिलियर करना पड़ेगा। और आप ही सोचो कि अगर AI इन 3 चीजों को कम कर पाएगा किसी आदमी के लिए, जैसे कि टाइम, पैसा और एफर्ट्स, और उसके साथ में वो बेटर रिजल्ट्स भी देगा, तो क्यों वो कंपनी या फिर वो फिल्म मेकर उस ऑप्शन को चूज नहीं करेगा। ऐसे में और भी अपॉर्चुनिटीज जरूर क्रिएट होंगे, जैसे कि फिल्म दुनिया में उन सब लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ऐसे टेक को मैनिपुलेट कर पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे और बेटर ढंग से उनको चला भी पाएंगे। सो हम सब एक अलग स्पीशीज को बना रहे हैं जो दुनिया के ग्रेटेस्ट सुपर माइंड से भी बढ़कर इंटेलिजेंस रखेगा। बढ़ते इन्वेस्टमेंट के साथ इनोवेशन का ग्राफ भी बढ़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम किस पोजीशन में खड़े होंगे और किस तरह के AI रेगुलेशंस और सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, इसके लिए ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। तो आप बताओ कि AI के किस बात को लेकर चिंतित हो या फिर स्केप्टिकल हो। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स जो कि पिछले वीडियोस में आया। सभी के रेस्पॉन्सेस देख करके दिल खुश हो गया। एंड जो भी आपका मन होगा AI को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कमेंट करने से मत घबराइएगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में।